हेलो डियर। तो जितने भी सेकेंड ईयर के मेरे डियर है, आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज मेंटल हेल्थ नर्सिंग के दो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा कि यह दो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो बस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग समझ में आता ही नहीं है। तो मैं उनको बता दूं कि बेसिकली वह ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनको समझ में आए। अगर वो ध्यान अभी से देने लगे तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग इतना आसान कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मन 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 का ही गड़बड़ी के बारे में जाना जाता है, समझ गए, और उसके विधि, उसके उपचार के बारे में। तो इसमें कुछ है नहीं। मेडिकल नर्सिंग में है तो उसमें बहुत सारे बीमारी के बारे में है, लेकिन यहाँ पे बीमारी वही है लेकिन मानसिक गड़बड़ी है। बस आप इस समझ लेते हैं कि कौन किस प्रकार का मानसिक बीमारी है, बस आपका पूरा मेंटल हेल्थ नर्सिंग समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न है साइकोथेरेपी, इसके उद्देश्य और इसके ग्रुप थेरेपी के बारे में हमको डिटेल से बताना है। सबसे पहले आपसे ये पूछेगा कि साइकोसोशल थेरेपी, समझ गया। साइकोसोशल थेरेपी कहने का मतलब ही होता है कि समाज में रहते हुए ऐसा उपचार देना जो व्यक्ति के लिए लाभदायक हो, जो व्यक्ति को मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाए, मानसिक समस्या से छुटकारा दिलाए। तो वह होता है, न उसमें कोई दवाई का उपयोग किया जाता है, न इसमें कोई मशीन का उपयोग किया जाता है। बस इसमें व्यक्ति का अलग अलग विधि के उपयोग करके, अलग अलग तरीके अपनाकर व्यक्ति को एक नॉर्मल लाइफ की तरफ ले चला जाता है, उसे प्रशिक्षण देके, ट्रेनिंग देके, समझ गए। तो यही मनोचिकित्सा होता है। मनोचिकित्सा साइकोसोशल थेरेपी होता है, यानी मनोचिकित्सा, मनोसामाजिक चिकित्सा, यानी मन का इलाज समाज में रहते हुए करना, वही मनोचिकित्सा होता है, मनोसामाजिक चिकित्सा होता है। कहीं कहीं पर सीधा साइकोथेरेपी लिखा होगा, समझ गए। तो इसके प्रकार, उद्देश्य और एक ग्रुप थेरेपी होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जानिए साइकोथेरेपी को कैसे हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। साइकोथेरेपी को परिभाषित करने के लिए वोलबर्ग एक आपके कह लीजिए साइकेट्रिस्ट थे, समझ गए। उन्होंने क्या कहा कि साइकोथेरेपी इमोशनल प्रकार की समस्याओं के उपचार की विधि है। इमोशनल कहने का मतलब है कि व्यक्ति का मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा होता है, इमोशनल अगर उसका समस्या है मानसिक का, तो उस प्रकार के उपचार की विधि है एक साइकोथेरेपी, जिसमें एक ट्रेनेड व्यक्ति एक रोगी के साथ पेशेवर यानी कुशल रूप से संबंध बनाता है, इस उद्देश्य से कायम करता है ताकि उसे सकारात्मक व्यक्तित्व विकास हो तथा व्यवहार के एबनॉर्मल पैटर्न, जो असामान्य व्यवहार है, उसको दूर किया जा सके और उन्हें मॉडिफाई यानी उससे जो है परिवर्तन किया जा सके। तो बेसिकली देखिए, साइकोथेरेपी का मतलब ही होता है मनोचिकित्सा, मन का चिकित्सा, जिसमें एक ट्रेनेड व्यक्ति होता है, जिसमें एक थेरेपिस्ट होते हैं जो साइकोथेरेपी जो थेरेपी प्रदान करते हैं, इसलिए कि व्यक्ति का जो इमोशनल गड़बड़ी है, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। साइकोथेरेपी का मतलब होता है कि व्यक्ति के जो इमोशनल वाला समस्या होता है, जो फीलिंग वाला समस्या है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार गड़बड़ा जाता है, व्यक्ति का जो सोचने का जो क्षमता होता है, जो उसका पर्सनालिटी गड़बड़ाया हुआ रहता है, जो उसके व्यवहार असमान हो जाता है, उसको चेंज करना, उसको पॉजिटिव तरीके से ले चलना, उसके जीवन को परिवर्तन सुधार करना, एक नॉर्मल व्यक्तित्व की तरफ ले चलना, इसमें जो भी विधि का उपयोग किया जाता है वो साइकोथेरेपी होता है। साइकोथेरेपी एक प्रशिक्षित यानी एक ट्रेनेड व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, समझ गए। तो यही साइकोथेरेपी है, यही वोलबर्ग ने कहा था, तो इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब रॉटर के अनुसार देखिए, रॉटर ने क्या कहा। तो रॉटर के अनुसार जो मनोचिकित्सा है, जो साइकोथेरेपी है, यह एक सुनियोजित प्रकार की मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। देखिए, सकारात्मक यहाँ भी देखें हैं, सकारात्मक वहाँ भी देखें, दोनों का बस डिफरेंस ये है कि व्यक्ति के जो व्यक्ति का व्यवहार, जो व्यक्ति का जीवन गड़बड़ा गया रहता है, जिसमें फीलिंग, जिसमें उसका इमोशन व्यक्ति के प्रभावित हो गया रहता है, व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब चलता है, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, तो उसको एक ज़िंदगी जो बिल्कुल अटपटा हो जाता है, उसको एक पॉजिटिव बदलाव लाता है। और यह एक किया जाता है ट्रेनेड व्यक्ति, एक ट्रेनेड थेरेपिस्ट के द्वारा, समझ गए, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो करते हैं। तो ये राउटर के अनुसार कहा गया कि साइकोथेरेपी के एक सुनियोजित मतलब पहले से आयोजित एक मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है, जिसका बस एक ही उद्देश्य है कि व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ सकारात्मक बदलाव लाना और उसके नॉर्मल लाइफ में ले चलना। तो ये राउटर के अनुसार है। बस आपको अगर वोल्सबर्ग के अनुसार ना याद रहे, राउटर के अनुसार ना याद रहे, बस मैंने जो आपको समझा दिया इसको लिख देना है, यही मनोचिकित्सा होता है, समझ गए।
मनोचिकित्सा का क्या उद्देश्य होता है, साइकोथेरेपी देने के पीछे का क्या उद्देश्य है। तो साइकोथेरेपी के पीछे देने का यही उद्देश्य है कि प्रमुख उद्देश्य रोगी के भावनात्मक समस्या व मानसिक तनाव को दूर करना होता है। देखिए, इसका साइकोथेरेपी का मेन उद्देश्य यही है कि व्यक्ति के भावनात्मक समस्या यानी इमोशनल वाला प्रॉब्लम और स्ट्रेस को दूर करता है। बस इसका दो ही ये प्रमुख उद्देश्य। तो मेन चीज़ें तो ये है ही कि व्यक्ति के जो भावनात्मक समस्या है, जो मानसिक तनाव है, उसको दूर करना प्रथम काम तो ये होता है। लेकिन और भी इसके अन्य उद्देश्य हैं, यही दो उद्देश्य नहीं होता है। पहला ये होता है कि व्यक्ति का जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है, मतलब जो गड़बड़ व्यवहार होता है, उसको बदलाव करना, सही व्यवहार में लाना। रोगी को आईपीआर एवं अन्य स्किल को विकसित करना, मतलब व्यक्ति के अंदर जो इंटरपर्सनल जो रिलेशन होता है, उसको जो है अंतर व्यक्ति विकास करना, एक अलग स्किल डेवलप करना व्यक्ति के अंदर, ठीक है, ट्रेनेड करना। रोगी के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट व व्यक्तिगत स्ट्रेस को कम करना, व्यक्ति के जो आंतरिक अंतर्द्वंद है जिससे व्यक्ति परेशान है, जिसमें व्यक्ति तनाव से ग्रसित है, इसको कम करने का प्रयास जो है इस थेरेपी के द्वारा किया जाता है। रोगी के वातावरण एवं स्वयं के बारे में बनी मिथ्या परिकल्पना को बदलाव करना। अब ऐसे व्यक्ति जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब चलता है, उसको स्वयं के बारे में, उसके अपने वातावरण के बारे में गलत गलत धारणाएं मन में आने लगता है, उसको दूर करना, ठीक है। रोगी के माल एडेप्टिव मतलब गड़बड़ व्यवहार के प्री डिस्पोजिंग फैक्टर को दूर करना, मतलब व्यक्ति में जो व्यवहार के गड़बड़ व्यवहार का जो कारण है, उस कारण को दूर करना। रोगी में उसके अंतर विकास अंतर्दृष्टि को विकसित करना, ठीक है। रोगी को वातावरण की वास्तविकता को पहचान कर एडजस्टमेंट में सहायता करना। रोगी के जो इन्वायरमेंट है उसमें रियलिटी पहचान कर उसमें समायोजन बनाने का सहायता किया जाता है। तो आप लोग देख लिए, बेसिकली इसका काम यही होता है कि जो गड़बड़ व्यवहार है, जो व्यक्ति का व्यवहार गड़बड़ा गया है, उसको बदलाव करना। व्यक्ति के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशन मतलब अंतर व्यक्ति जो विकास है उसको डेवलप करना, स्किल को डेवलप करना। व्यक्ति के अंदर जो द्वंद्व है, समझ गए, कॉन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है व्यक्तिगत, उसको कम करना। वातावरण और स्वयं के बारे में जो गलत धारणा है उसको दूर करना। व्यक्ति के जो गड़बड़ व्यवहार का कारण है उस कारण को दूर करना। व्यक्ति के अंदर के जो इंसाइट है, इसको जो है अंतर्दृष्टि है, इसको पता करना ताकि अपने बारे में, अंदर के चीज़ों के बारे में जान सके। रोगी के जो वातावरण की जो वास्तविकता है, इसको पहचान कर एडजस्टमेंट सहायता करना, समझ गए। तो ये उद्देश्य होता है साइकोथेरेपी देने का। तो उद्देश्य समझ गए, आगे चलिए। अब जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, उसी तरीका से उसका इंग्लिश दे दिए हैं, बड़ी आसान है, बस सब चीज़ आपको समझते चलना है। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, मैं आपको प्रकार अब समझाऊंगा। अब प्रकार समझाऊंगा साइकोथेरेपी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। लैंडियस और बुलिस के अनुसार मानव मन पर प्रभाव डालने की क्रिया ही मनोचिकित्सा है। अभी आप ऊपर देखे हैं ना कि यह एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है। जो राउटर के अनुसार जो कहा गया, क्या कहा गया कि मनोचिकित्सा एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है, मन पर पड़ने वाला एक मनोवैज्ञानिक क्रिया है जो मन पर काम करता है, समझ गए। अगर कोई ट्रेनेड, कोई प्रशिक्षित व्यक्ति किसी मरीज को जो है थेरेपी दे रहा है, मतलब वह उसके मन पर काम कर रहा है, उसके मन की क्रियाओं को जो है काम कर रहा है। तो लैंडियस और बुलिस के अनुसार भी मानव मन पर प्रभाव डालने वाला क्रिया काम ही मनोचिकित्सा, मनोवैज्ञानिक क्रिया होती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक चिकित्सा कहिए या मनोचिकित्सा कहिए, जिसका उद्देश्य रोग के उपचार या रोगों से मुक्ति दिलाना, यही चीज़ें हैं। देखिए, तो दो आप साइकोलॉजी के दो डिफिनीशन यहाँ भी देख लिए, लेडियस और बुलिस के अनुसार भी, कि मानव मन पर प्रभाव डालने की क्रिया ही मनोचिकित्सा है, जिसका बस एक ही उद्देश्य होता है कि रोग का उपचार और रोगों से मुक्ति दिलाना। तो ये लेडियस और बुली के अनुसार है। ऊपर रॉटर के अनुसार देखे हैं, उससे पहले भी आप देखे हैं। तो मैंने इतना सारा डिफिनीशन बता दिया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, समझ गए। चलिए, अब इसके बहुत सारे प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी कहिए, मनोचिकित्सा के प्रकार कहिए या साइकोथेरेपी कहिए, कुछ भी कहिए, साइकोसोशल थेरेपी कहिए, वही है। तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं, समझ गए, बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार के थेरेपी दिए जाते हैं एक मानसिक रोगी से पीड़ित। यह डिसाइड किया जाता है कि कौन से व्यक्ति को क्या जरूरी है, ये उसके अनुसार जो है तय किया जाता है। अब जितने भी साइकोथेरेपी है उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है। आपसे भी लिस्ट पूछेगा कि सूची बनाइए साइकोथेरेपी का, होता क्या है, किसी एक साइकोथेरेपी पर वर्णन करें। तो मैंने आपके सामने लिस्ट लेकर आया है, देख सकते हैं। व्यक्तिगत मनोचिकित्सा, इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, व्यवहारिक मनोचिकित्सा जिसे बिहेवियर साइकोथेरेपी, अंतर व्यक्ति मनोचिकित्सा, इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, यही है IRP है, ठीक है ना, IRP इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, समझ गए। मिली चिकित्सा, मिली थेरेपी, ओके। समूह मनोचिकित्सा, ग्रुप साइकोथेरेपी, सकारात्मक मनोचिकित्सा, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, सम्मोहन चिकित्सा, हाइप्नोसिस थेरेपी, समझ गए। साइको एनालिसिस, जो है मनोविश्लेषण,
अनुक्रिया चिकित्सा एब्रिएशन, अनुक्रिया होगा, अनुक्रिया नहीं, अनुक्रिया चिकित्सा एब्रिएशन थेरेपी, ठीक है। 10वां है व्यवसायिक चिकित्सा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। 11 है पारिवारिक चिकित्सा फैमिली थेरेपी। 12 है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी, ठीक है। यह बिहेवियर थेरेपी का ही प्रकार है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 11 थेरेपी मैंने आपको लिख दिया है। आपको इसको लिस्ट को ध्यान में रखना है, क्योंकि जैसे ही साइकोथेरेपी पूछेगा तो उसमें यह लिस्ट सब जरूर पूछेगा, आपको लिखना पड़ेगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, व्यक्तिगत मनोचिकित्सा इंडिविजुअल साइकोथेरेपी, व्यवहारिक मनोचिकित्सा बिहेवियर साइकोथेरेपी, अंतर व्यक्ति इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी, मिली चिकित्सा को पर्यावरण परिवर्तन चिकित्सा भी कहते हैं, तो मिलूथेरेपी, समूह मनोचिकित्सा ग्रुप साइकोथेरेपी, सकारात्मक यानी सपोर्टिव साइकोथेरेपी, सम्मोहन चिकित्सा हाइप्नोसिस थेरेपी, मनोविश्लेषण साइको एनालिसिस, अनुक्रिया एब्रिएक्शन थेरेपी, व्यवसायिक चिकित्सा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पारिवारिक चिकित्सा फैमिली थेरेपी। तो ये 11 थेरेपी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। आपसे एग्जाम में इन थेरेपी में से कोई भी 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देगा। जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एक याद रखिएगा 5 नंबर के लिए, समझ गए। उसके बाद एक आपसे पूछा जा सकता है आपका ग्रुप थेरेपी और एक बिहेवियर थेरेपी। यह 3 थेरेपी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। व्यवहारिक के बारे में, ग्रुप के बारे में, और नीचे मैंने ऑक्यूपेशनल बताया। इसमें से ग्रुप थेरेपी के बारे में आज हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं। अब ग्रुप थेरेपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अलग से भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, पूछा भी है, जाकर देख लीजिए। ग्रुप चिकित्सा क्या होता है? समूह थेरेपी एक प्रभावी साइकोथेरेपी विधि है। ग्रुप थेरेपी एक साइकोथेरेपी का प्रकार है जो एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रभावी है यह लोगों पर। इसका प्रयोग का श्रेय, मतलब ग्रुप थेरेपी का प्रयोग का श्रेय सर्वप्रथम कार्ल रोजर्स और इरविन एलम को जाता है, समझ गए। सर्वप्रथम इसका प्रयोग का श्रेय किस पर जाता है? कार्ल रोजर और इरविन यालम पर जाता है, ठीक है। कार्ल रोजर्स व्यक्ति केंद्रित साइकोथेरेपी के संस्थापक है, जिसमें थेरेपी को योग और अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा व्यक्ति को स्थानांतरित की जाती है। स्थानांतरित कहने का मतलब है कि व्यक्ति को एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जाता है इस थेरेपी के द्वारा। जो व्यक्ति मानसिक रूप से डिस्टर्ब चल रहा है उसको परिवर्तन करके एक नॉर्मल लाइफ दिया जाता है। तो यह कार्ल रोजर्स के अनुसार कहा गया, समझ गए। इन्होंने काउंसलर के लिए प्रशिक्षण केंद्रों व सम्मेलनों का आयोजन किया, जहां से उन्हें ग्रुप थेरेपी का विचार आया। इन्होंने कार्ल रोजर ने इन प्रशिक्षण के लिए, काउंसलर के लिए, मतलब काउंसलिंग करने के लिए इन्होंने प्रशिक्षण केंद्र और सम्मेलन का आयोजन किया। इसी प्रशिक्षण सम्मेलन में इनको ग्रुप थेरेपी का आइडिया आया, विचार आया। किन्हें? कार्ल रोजर्स को। तो आपसे पूछ सकता है कि काउंसलर के लिए प्रशिक्षण और सम्मेलन का आयोजन किया गया, बट उसमें ग्रुप थेरेपी का विचार आ गया, यह किसका देन है? कार्ल रोजर्स को, समझ गए। इरविन एलम ने बड़े पैमाने पर ग्रुप थेरेपी के बारे में लिखा व बताया कि कैसे ग्रुप थेरेपी का संचालन किया जाता है। अब कार्ल रोजर्स और इरविन एलम दोनों ने अपना अपना योगदान ग्रुप थेरेपी में दिया, बट सबसे पहले आइडिया जो आया वह कार्ल रोजर्स के मन में आया। कैसे आया? तो इन्होंने पहले ग्रुप थेरेपी से पहले लोगों को उपचार जो है काउंसलर के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से दिया करता था। उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र सम्मेलन करते थे। एक दिन हुआ ये कि इन्होंने इसी के लिए, काउंसलिंग के लिए जब प्रशिक्षण केंद्र और सम्मेलन का आयोजन किया, वहाँ पे इनको ग्रुप थेरेपी का आइडिया आया, कार्ल रोजर्स को। अब इस ग्रुप थेरेपी को इरविन एलम ने बड़े पैमाने पर लिखा, बताया, और आगे चल के यह कैसे संचालित हुआ इसके बारे में इरविन एलम ने बताया, ठीक है। चूंकि हमारा भारतीय समाज समूह, अब आता है समूह थेरेपी के बारे में। ये तो हो गया थोड़ा सा हिस्ट्री संक्षिप्त में कि ग्रुप थेरेपी कहाँ से शुरू हुआ। तो जरूर याद रखिएगा, यारविन एलम और कार्ल रोजर्स, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम याद रखिएगा, ठीक है ना, कार्ल रोजर्स और यारविन एलम। ओके, चलिए अब आता है ग्रुप थेरेपी में। देखिए, जो नाम न याद रहे उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा, डेली एक बार देखिएगा तो याद हो जाएगा कि हाँ ग्रुप थेरेपी फलना फलना ने दिया। अब आते हैं हम मेन मुद्दा पर, मेन ग्रुप थेरेपी पे। भारतीय परिवेश में मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय परिवेश में समूह थेरेपी एक आदर्श थेरेपी है। क्या है? भारतीय परिवेश में जो समूह थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, यह भारत के पर्यावरण के अनुसार, समाज के अनुसार एक आदर्श थेरेपी माना जाता है, क्योंकि हम सब लोग अधिक से अधिक सामाजिक होते हैं, अधिक से अधिक समूह में रहते हैं। यही थेरेपी अन्य से सुरक्षित व कम खर्चीले है। तो आपको मानना पड़ेगा कि ग्रुप थेरेपी साइकोथेरेपी का एक ऐसा प्रकार है जो हमारे भारतीय परिवेश में काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। क्यों सूट करता है? क्योंकि हम सब लोग सामाजिक होते हैं, ज़्यादातर एक दूसरे से समूह में रहते हैं, मिल के रहते हैं, इसलिए यह ज़्यादा प्रभावी है और ज़्यादा सुरक्षित और कम खर्चीला भी है। समझ गए चीज़ों को?
समूह थेरेपी एक निश्चित उद्देश्य होता है। समूह थेरेपी का कोई भी काम का एक निश्चित उद्देश्य होता है। उसी प्रकार से समूह थेरेपी का एक अपना निश्चित उद्देश्य है। जैसे कैसे, चलिए बताते हैं। जैसे डिप्रेशन के उपचार है तो इसका उद्देश्य है कि यह डिप्रेशन के मरीजों के लिए उपचार में उपयोग होता है। यह एंजाइटी, चिंता को कम करता है। आत्मविश्वास खोए हुए व्यक्ति के लिए उपयोगी होता है, यानी यह आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। यह क्रोध के, जिसको बहुत क्रोध आता है, यह भी एक मानसिक रूप का बीमारी का है, तो क्रोध नियंत्रित करने के लिए, अन्य किसी मनोवैज्ञानिक समस्या के लिए, मनोवैज्ञानिक, मनो बीमारी नहीं, समझ गए, मनोवैज्ञानिक समस्या के निदान हेतु इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, आगे चलिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्रुप थेरेपी है क्यों, ग्रुप थेरेपी का क्या उपयोग है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ग्रुप थेरेपी इसीलिए दिया जाता है कि डिप्रेशन के उपचार हेतु, चिंता को कम करने के लिए, आत्मविश्वास, खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए, क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए यानी गुस्सा पर, और अन्य किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या को निदान के लिए ग्रुप थेरेपी का काम है। ठीक है, तो ग्रुप थेरेपी होता क्या है, कहाँ से आया, ग्रुप थेरेपी का क्या उपयोग है, समझ गए। अब ग्रुप थेरेपी कितने सदस्यों में, चूंकि ग्रुप मतलब समूह, समूह मतलब एक से अधिक व्यक्ति होगा, तो कहीं ना कहीं ग्रुप में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। एक समूह में एक जैसी समस्या से ग्रसित 6 से 8 सदस्य हो सकते हैं। वह 1 से 2 काउंसलर होते हैं जो थेरेपी के दौरान मदद करते हैं। अब यहाँ पे एक समूह बनेगा, समूह ग्रुप बनेगा, तो उस ग्रुप में ऐसा नहीं होता है कि एक डिप्रेशन का मरीज है, एक चिंता का मरीज है, एक जो है अलग बीमारी का मरीज है, ऐसा नहीं होता। जैसे एक ग्रुप बनेगा तो इस ग्रुप में जो भी 6 से 8 सदस्य होगा, सब अगर डिप्रेशन का है तो सब डिप्रेशन वाला को ही रखा जाएगा, अगर सब एंजाइटी के है तो सब एंजाइटी वाले को ही एक साथ रखा जाता है। और यह ग्रुप बनाकर 1 से 2 इसमें काउंसलर होते हैं जो थेरेपी में मदद करते हैं। तो चीज़ें को समझ गए। कभी कभी समूह में इससे भी अधिक जो है सदस्य होते हैं, लेकिन 8 की संख्या आदर्श है। अब आपको सामने मैंने बता दिया कि ऐसा नहीं है कि ग्रुप में जो संख्या 6 से 8 ही होगा, फिक्स होगा, इससे अधिक भी हो सकते हैं, बट 8 की संख्या आदर्श माना जाता है। तो ग्रुप कितना के बनेगा ये समझ गए आप लोग। आगे चलते हैं। समूह खुला प्रकार का हो सकता है जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। अब जो ग्रुप बनेगा, ऐसा नहीं है कि ग्रुप में रेस्ट्रिक्शन है कि इतने ही व्यक्ति जो है ग्रुप में रह सकता है, इससे अधिक नहीं रह सकता है। मतलब ग्रुप बन गया तो ऐसा नहीं है कि ग्रुप में फिर दोबारा कोई नहीं आएगा, आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप समूह खुला होगा। समूह बंद प्रकार का हो सकता है जिसमें सदस्यों की संख्या स्थिर हो। मतलब समूह के प्रकार भी आप समूह समझ गए कि एक समूह ऐसा बनेगा जिसमें कोई आकर शामिल हो सकता है, खुला समूह होगा, और एक समूह ऐसा बनेगा जिसमें फिक्स कर दिया जाएगा कि इतना के बाद अब कोई सदस्य इसमें आकर शामिल नहीं होगा। समझ गए। तो एक खुला प्रकार और समूह बंद प्रकार दोनों प्रकार के हो सकते हैं, जो कि मैंने प्रकार भी समूह का बता दिया। ओके, अब यहाँ पे आता है उद्देश्य। उद्देश्य अभी तक क्या पढ़े, समूह कहाँ से आया, कौन लाया, समूह होता क्या है, उद्देश्य क्या है, समूह किन किन बीमारियों में काम में आ सकता है। ठीक है, समूह चिकित्सा, ग्रुप थेरेपी, और समूह कौन से प्रकार के होता है, समझ गए। समूह में सदस्य कितने होंगे वो समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि समूह थेरेपी का क्या जो है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। ठीक है, समूह निर्माण का। तो एक समूह निर्माण का बहुत से उद्देश्य हेतु हो सकता है। जैसे अब ये जो समूह निर्माण होगा, जो ग्रुप हम बनाएंगे, यह क्यों बनाएंगे। ग्रुप हम एक व्यक्ति में भी ग्रुप थेरेपी दे सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं है। ग्रुप के मतलब होता है समूह में एक से अधिक होगा तभी ग्रुप होगा, समझ गए। तो आखिर यह समूह का निर्माण हम किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो जो लोग ऊपर समझ गए होंगे कि ग्रुप थेरेपी किसे किसे दिया जाएगा, बस वो भी समझ जाएंगे कि समूह का निर्माण क्यों, किस उद्देश्य से करते हैं, समझ गए। तो जैसे देख लीजिए, समूह का निर्माण हम इसलिए करते हैं नया व्यवहार सीखने हेतु, असमान व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, क्योंकि समूह के सभी सदस्यों के कॉमन समस्या होती है। जैसे घरेलू हिंसा से अगर पीड़ित महिला है तो सभी ऐसे महिला को उससे ग्रुप में लिया जाएगा जो सिर्फ घरेलू हिंसा से पीड़ित है। अतः सभी सदस्य समस्या समाधान में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यानी अगर एक जैसे समस्या के अगर ग्रुप बनाया जाए तो सब एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। प्रत्येक थेरेपी में काउंसलर की भूमिका भिन्न होती है, सब में अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद है समूह के सदस्य एक परिवार के समान व्यवहार करते हैं। चूंकि सब एक जैसे समस्या से ग्रसित है तो सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, सब एक दूसरे के कदर करते हैं, एक सदस्य के एक परिवार की तरह रहते हैं। काउंसलर का कार्य कि वह ग्रुप में सभी की भूमिका का निरीक्षण करे, वह निष्क्रिय सदस्यों की भूमिका सुधारने में मदद करे। अब मान गए एक 8 सदस्य का, हम लोग 8 सदस्यों का समूह बनाए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि 8 सदस्य जो है एक ही समस्या से तो ग्रसित है, बट ऐसा नहीं है कि सब के सब जो है
एक लेवल में ही है। मतलब कोई ऐसा होगा जो काफ़ी गंभीर ग्रसित होगा, कोई होगा जो अभी शुरुआती रूप से गंभीर हुआ होगा। तो इस अनुसार हो सकता है कि कोई बातों को फॉलो करता हो, कोई बहुत ज़्यादा डीएक्टिव हो, निष्क्रिय हो, उस पर बहुत ज़्यादा असर हुआ हो, तो इस कारण से वह निष्क्रिय होगा। तो काउंसलर का मदद होता है कि ऑब्जर्व करे, निरीक्षण करे कि कौन सदस्य किस प्रकार के जो है अपना भूमिका इस थेरेपी में निभा रहा है। जो ज़्यादा निष्क्रिय हो उस पर ज़्यादा सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे चलिए। अब इसके कुछ चरण होते हैं, ग्रुप थेरेपी के चरण होते हैं। ग्रुप थेरेपी सुनियोजित तरीके से प्रदान की जाती है। वह ग्रुप में कई पड़ाव से होकर गुजरना पड़ता है। पहला है इंट्रोडक्शन फेज, जिसमें परिचय वाला फेज होता है। दूसरा है मिडिल या वर्किंग फेज। तीसरा है क्लोजिंग या टर्मिनेशन फेज। तो ये 3 फेज होते हैं। ग्रुप थेरेपी जब स्टार्ट होता है तो वह इंट्रोडक्शन फेज से शुरू होता है, बीच में काम चलता है उस पर, और लास्ट में टर्मिनेशन और क्लोजिंग वाला होता है। तो ये 3 फेज में ग्रुप थेरेपी चलता है। मैंने ग्रुप थेरेपी को अच्छे से समझा दिया। अगर एग्जाम में पूछे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने इंग्लिश दे दिया है। अब इतना अच्छे से समझाने के बाद भी कोई लोग कहे कि नहीं समझ में आता है, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं जैसे लिखता हूँ ऐसा रियलिटी नहीं है, सच्चाई नहीं है कि आप भी ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन वैसे ही हूबहू जाके छापे। नहीं, समझने का प्रयास कीजिए कि ग्रुप थेरेपी है क्या, ग्रुप थेरेपी में क्या होगा, ग्रुप थेरेपी कितने प्रकार के हैं, ग्रुप थेरेपी है तो ग्रुप कितने सदस्यों से मिलकर बनेगा, इसका क्या फेज होगा, इसका ग्रुप थेरेपी के निर्माण के पीछे क्या उद्देश्य है, किन बीमारियों में यह लाभकारी है। पहले इन सभी दिमाग में रखिए ना कि क्या क्या होगा इसमें, तो ऑटोमेटिक आप लिख लीजिएगा। समझ गए। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है, सब मैंने इंग्लिश में भी दे दिया है, जो चाहिए अपना पढ़ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब आता है एक बहुत बेहतरीन प्रश्न है, मनोरोग आपातकाल को परिभाषित कीजिए। विभिन्न मनोरोग के सूची बनाइए। आपातकाल, देखिए मनोरोग आपातकाल ऐसा मन का रोग जो आपात स्थिति में आता हो, जो इमरजेंसी व्यक्ति को ला देता हो, इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देता हो, वह सिचुएशन मनोरोग का आपातकाल कहलाता है। जैसे देख लीजिए, मनोरोग आपातकाल साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या कहलाता है। मानसिक रोग की आपातकालीन अवस्था, वह अवस्था जिसमें रोगी को तुरंत उपचार की आवश्यकता हो। मनोरोग आपातकाल रोगी के इमोशन, थॉट, विचार, व्यवहार में परिवर्तन संबंधियों व वातावरणीय कारकों की वजह से उत्पन्न होता है। अब मैं बता दूं, मनोरोग आपातकाल का सीधा सीधा मतलब होता है कि मानसिक रोग की वह स्थिति जो आपातकालीन स्थिति बना देता हो, जो इमीडिएट केयर की आवश्यकता ला देता हो। इमीडिएट केयर नहीं करने पर व्यक्ति अपने दूसरों को खतरनाक क्षति पहुंचाने का चेष्टा रखता हो, जिसमें व्यक्ति का भाव, व्यक्ति का विचार, व्यवहार, ये सब अचानक से उत्पाती वाला हो जाए, खंड मचाने लगे, हिंसक हो जाए, वह आपातकालीन परिस्थिति हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है। वही मनोरोग का आपातकाल होता है। चीज़ों को समझ गए। आगे चलिए, यहाँ पे इंग्लिश भी दे दिए हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि मनोरोग साइकेट्रिक इमरजेंसी का जो है क्या सूची है, कौन कौन से बीमारी है जो आपातकाल के दौरान आपातकाल स्थिति बना देता हो मानसिक रोगियों में। तो सबसे पहले ओवर रिएक्टिव। ओवर रिएक्टिव कहने का मतलब होता है अति सक्रियता। एक ऐसा मानसिक रोग जो रहते रहते रहेगा और कब उत्पात मचाने लगेगा पता नहीं चलेगा, वही ओवर रिएक्टिव होता है। ठीक है, ओवर रिएक्टिव का मतलब होता है कि किसी बात पर ओवर रिएक्ट करना। ठीक है। निम्न रिएक्टिव मतलब लो सक्रियता। ऐसा भी मानसिक रोगी होता है जो बहुत ज़्यादा लो रिएक्टिव करेगा, मतलब किसी भी बात पर, जिसे सीधा कहिए मंद बुद्धि का हो जाना। ठीक है। आत्महत्या का प्रयास, सुसाइडल ट्रीट, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। कभी कभी मानसिक रोगी ऐसा रूप धारण कर लेगा जो अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास करने लगेगा, अपने आप को स्वयं को जो है ख़त्म करने का प्रयास करेगा, यानी आत्महत्या का प्रयास। ओके। मद्यपान संबंधी आपातकाल परिस्थितियाँ, ऐसा परिस्थिति जहाँ पे व्यक्ति मद्यपान अगर कर रहा हो तो उससे संबंधित उसमें जो है समस्या आ जाएगा अचानक से, तो वह मद्यपान संबंधित होगा। ड्रग टॉक्सिसिटी, कुछ दवाइयाँ के विषाक्तता कारण ला देता है व्यक्ति में आपातकाल का। समझ गए। निष्कासित लक्षण, विड्रॉल सिंड्रोम, जैसे व्यक्ति नशीली पदार्थ को अचानक छोड़ने से व्यक्ति में आपातकाल की स्थिति आ सकता है, विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है। तीव्र तनाव व अवसाद, अचानक से तेज तरीके से व्यक्ति पर डिप्रेशन या स्ट्रेस हमला करता है, तो वह भी एक आपातकाल की स्थिति होता है। मिर्गी, हिस्टेरिकल अटैक, मतलब अचानक से व्यक्ति में मिर्गी, दौरा पड़ना, यह भी एक आपातकाल की स्थिति होती है। अचानक से व्यक्ति मूर्छा लगेगा, गिर जाएगा, आंख तैरने लगता है। समझ गए।
डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, व्यक्ति पर कोई घरेलू हिंसा, यह भी एक आपातकाल स्थिति होता है मनोरोग का। लैंगिक उत्पीड़न, बलात्कार, इसमें भी व्यक्ति को जब लैंगिक उत्पीड़न बलात्कार जब होता है तो मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, वह भी एक आपातकालीन अवस्था होता है। 11 है एड्स संबंधी आपातकालीन समस्या। कभी कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है जब एड्स पॉजिटिव होता है, पता चलता है, तो वह मेंटली रूप से अचानक डिस्टर्ब हो जाएगा, और वह भी एक प्रकार से आपके क्या कहलाता है, एड्स से संबंधी आपातकालीन समस्या। तो मैंने 11 पॉइंट बताया, देख लीजिए, एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देख लीजिए, देखिए, अति सक्रियता, निम्न सक्रियता, आत्महत्या का प्रयास, मद्यपान संबंधी आपातकाल परिस्थितियां, दवाई विषाक्तता, निष्कासित लक्षण, तीव्र तनाव व अवसाद, मिर्गी, घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, एड्स से संबंधी आपातकाल समस्या। ये सब समस्या एक आपातकालीन मनोरोग की समस्या है। मैंने लिस्ट बता दिया, आपसे लिस्ट पूछेगा तो ये सब के सब बताना पड़ेगा। ओके, अब इसमें से एक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका यहाँ पे, इसमें से काफ़ी एक महत्वपूर्ण है सुसाइड। क्या चीज़? सुसाइड, समझ गए? हाँ, इसमें क्राइसिस, क्राइसिस भी आपका एक जो है आपातकालीन समस्या होगा, तो क्राइसिस, संकट, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आता है इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आत्महत्या के बारे में पूछता है कि आत्महत्या क्या है, इसके क्या करने का क्या मेथड होता है, क्या कारण है, क्या इसका हम लोग बचा सकते हैं, सुसाइड अगर कोई करने का प्रयास करे तो हम इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसके परिभाषा अगर आपको जानना है तो सुसाइड, आत्महत्या, आत्म प्लस हत्या, अपने आत्मा को हत्या करना ही आत्महत्या कहलाता है। यानी स्वयं से स्वयं को मारना, स्वयं से स्वयं को क्षति पहुंचाना, जीवन समाप्त करने का प्रयास करना, यही आत्महत्या होता है। मनुष्य द्वारा अकस्मात, अचानक, योजनाबद्ध, प्लानिंग, मतलब कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो योजनाबद्ध होता है, भले दूसरे को पता ना हो, ठीक है ना, दूसरे को इसका खबर भी ना हो, लेकिन जो व्यक्ति करना चाहता है वह प्लानिंग बनाता है कि हमको क्या करना है, और जैसे ही उसके माइंड में मतलब इसके प्रति, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा दुख होता है, वह स्टेप उठा लेता है, ठीक है। तो आत्महत्या मनुष्य के द्वारा अचानक, अकस्मात, योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या स्वयं को जीवन समाप्त करना ही आत्महत्या कहलाता है। अब इसके करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। कारण में आत्महत्या की जैसी घटना निम्न कारणों से हो सकती है। किन किन कारणों से? पहला तो ये होगा कि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित होगा, मनोरोगी होगा, तो वह इस प्रकार की घटना कर सकता है। तो मनोरोग या मनोविकार में, ठीक है, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में क्या क्या कैसे करेगा, कौन मनोरोगी कर सकता है, क्योंकि सब रोगी तो करता नहीं है। मनोरोग जो है आपके छोटा से लेकर बड़ा गहरा तक भी होता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि जो छोटे छोटे मनोरोग वाला है वो भी चीज़ें कर लेता है, नहीं। मेजर डिप्रेशन, जो काफ़ी गंभीर डिप्रेशन में हो वह करता है आत्महत्या का प्रयास। एस्किजोफ्रेनिया, जो एस्किजोफ्रेनिया का पेशेंट है, मतलब खतरनाक मानसिक रोग वाला, वह एज करता है। जो ड्रग या एल्कोहल से बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रसित हो चुका हो वह ये चीज़ें करता है। डिलेरियम, समझ रहे, डिलेरियम वाले पेशेंट, सन्निपात जिसको कहते हैं, और डेमनेशिया, मनोभ्रंश, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, वो व्यक्ति ये सब जो है ख्याल आता है सुसाइड करने का। तो यह हो गया मनोरोग कंडीशन, जहाँ पे व्यक्ति अपना सुसाइड करने का प्रयास कर सकता है इन सब मानसिक रोगों में, ठीक है। मानसिक रोग बता दी। शारीरिक विकार, शारीरिक विकार यानी फिजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। फिजिकल डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि शारीरिक परेशानियां, अन्य बीमारी के कारण व्यक्ति परेशान होकर कुछ कुछ स्टेप उठा लेता है, ठीक है। जैसे क्रोनिक मेडिकल प्रॉब्लम, बहुत लंबे समय से कोई चिकित्सीय समस्या चल रहा है, जैसे व्यक्ति में एड्स की दवाइयाँ चल रहा है, टीबी का दवाइयाँ चल रहा है, कोई ऐसे बीमारी जो जा ही नहीं रहा है, बार बार दवाई से परेशान हो चुका है चक्कर काट काट के, तो व्यक्ति के शारीरिक विकार, शारीरिक समस्या भी व्यक्ति को ये सिचुएशन करने पर मजबूर कर देता है, ठीक है। टर्मिनल इलनेस, इनक्यूरेबल, ऐसा बीमारी जो कभी उपचार वाला ना हो, उसको सोच सोच कर व्यक्ति जो है ये प्रयास कर लेता है। यानी शारीरिक समस्या जो है, फिजिकल डिसऑर्डर, अन्य बीमारी भी व्यक्ति को परेशान करता है और व्यक्ति ये स्टेप उठा लेता है, ठीक है। तीसरा है मनोसामाजिक कारक, साइकोसोशल कॉज। साइकोसोशल कॉज कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जो समाज में व्यक्ति के घटित होते हैं और उससे परेशान होकर व्यक्ति यह स्टेप उठाता है। जैसे समाज में जीवन विफलता हो जाने पर जितना दुख जिसको जीवन विफल होने पर नहीं होता है, उतना आसपास के व्यक्ति ताना मार मार कर परेशान कर कर के, ये फलानवा के बेटा फेल हो गया, फलानवा के बेटा ये करके बर्बाद हो गया, ये करके बर्बाद हो गया। तो जीवन में विफलता,
जीवन में बार बार फेलुअर व्यक्ति को परेशान कर देता है, मजबूर कर देता है ये चीज़ें करने पर। यह एक सामाजिक कारण है। दहेज प्रताड़ना महिलाओं में खास कर देखते होइएगा, अक्सर आए दिनों आप लोग सुनते होइएगा कि महिला शादी के 2 दिन बाद, 1 महीने, 6 महीने बाद दहेज के प्रताड़ित हो होकर सुसाइड कर ली। तो कहीं ना कहीं दहेज प्रताड़ना भी एक सामाजिक कारण है। वैवाहिक जीवन में समस्या। वैवाहिक जीवन कहने का मतलब है कि पति पत्नी में अनबन रहना, ठीक है, सास ससुर में नहीं बनना, ठीक है, मतलब किसी टाइप का समस्या, बहुत सारी समस्या वैवाहिक जीवन में हो सकता है, होता है, जिससे तंग आकर आदमी गलत काम कर लेता है। तो वैवाहिक जीवन में समस्या। जीवन साथी प्रिय की मृत्यु। मान गए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति के जीवन में आदमी रहता है जो काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रिय रहता है, और उसके बिछड़ने, उसके मृत्यु हो जाने पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने आप को भी जो है ख़त्म कर लेता है। तो ये भी कारण होता है। समाज से विलग होना, मतलब समाज से अलग हो जाना, अलग थलग हो जाना किसी न किसी कारण से, ठीक है, समाज से अलग हो जाना भी कारण बनता है। आर्थिक व सामाजिक समस्या। आर्थिक और सामाजिक व्यवसायिक समस्या मीन्स उतना ज़्यादा इनकम नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा व्यवसाय नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, आर्थिक समस्या से तंगी है, तो यह भी कारण व्यक्ति को मजबूर कर देता है आत्महत्या करने पर, ठीक है। बेरोजगारी तो एक प्रमुख कारण है ही। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं जिनको कुछ काम नहीं है, पैसे नहीं है, जीवन नहीं चलता है, और लास्ट में ये उपाय करते हैं। परिवार में लड़ाई झगड़ाई, वही मैंने बता ही दिया कि फैमिली हिस्ट्री सही नहीं है, तो एक कारण बनता है सुसाइड करने का। तो ये सब साइको सोशल है, जो समाज में होने वाले समस्या है, समाज से प्रभाव पड़ता है, ये सब कारण का, ठीक है, मैंने कारण बता दिया। अब हम लोग इसमें नर्सिंग इंटरवेंशन देखेंगे, मतलब नर्सिंग प्रबंध हम कैसे करेंगे। अगर कोई सुसाइड करने का प्रयास करे तो आप नर्स है, हम नर्स हैं, तो कैसे जो है इसको हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे, देख लीजिए। मरीज को क्लोज मॉनिटरिंग में रखें। सबसे पहले अगर कोई इस प्रकार का पेशेंट है, चाहे वो मानसिक रोग वाला हो, चाहे वो सामाजिक रूप से परेशान हो, चाहे वो अपने बीमारी से परेशान हो चुका हो, तो सबसे पहले ऐसे पेशेंट अगर कभी भी कोशिश करे, समझ जाना चाहिए और उसको एकदम नज़दीक से मॉनिटरिंग करे, क्लोज मॉनिटरिंग करे, देखभाल करे, ठीक है। मरीज को नियमित समय अंतराल पर ऑब्जर्व करते रहे, जैसे व्यवहार, हाव भाव, कहे गए कथन इत्यादि। अब जो भी मरीज इस प्रकार के, चूँकि आप नर्स हैं, आपके सामने कोई ऐसे मरीज आए जो अलग अलग तरह के आपको व्यवहार दिखाए, हाव भाव दिखाए, कुछ कथन भी बोल सकता है जो ये इंडिकेशन देगा कि हाँ हम कुछ गलत करने वाले हैं, तो ये सब ऑब्जर्व करते रहे, ठीक है। मरीज के कमरे में डेंजरस ऑब्जेक्ट जैसे कांच, बेल्ट, तार, जूते की रस्सी, गुलदस्ते, प्लास्टिक बैग इत्यादि न रखें। अब जो भी इस प्रकार के मरीज हो, अटेम्प्ट करता हो ऐसे करने का, उसके रूम में जरा सा भी ऐसे सोर्सेज, ऐसे स्रोत न रखे जिससे व्यक्ति कुछ गलत कर सकता है। जैसे कोई कांच दिखेगा, फोड़ेगा, सीधा जो है आर पार कर लेगा। बेल्ट से भी लगा लेता है लोग, ठीक है। तार, किसी भी तार से अगर मिलेगा तार पर झूल जाएगा। जूते की जो कस्से होते हैं, रस्सी, जूते के फीता निकालेगा, उससे भी निकाल लेगा। गुलदस्ते, ठीक है, प्लास्टिक बैग, इन सब का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए ये सब उनके रूम से दूर रखे, ओके। मरीज को डिस्पोजल प्लास्टिक बर्तन से भोजन प्रदान करें। ऐसे मरीजों को क्या करें, डिस्पोजेबल या प्लास्टिक जो बर्तन आता है उससे भोजन प्रदान करें, ताकि कोई उपाय ही उसके पास न रहे कुछ करने का, ठीक है। मरीज के कमरे का वातावरण सुरक्षित होना चाहिए। मरीज के वातावरण ऐसा होना चाहिए ताकि मरीज को और ज़्यादा परेशानी महसूस न हो। मरीज के कमरे में चौकन्ना रहे, एकदम हमेशा ध्यान रखें। मरीज के हाथों को चेक करें। मरीज के बातचीत के लहजे से आत्महत्या के क्लूज को हो सकते हैं, ठीक है। अब मरीज पर चौकन्ना ध्यान देते रहे। मरीज के हाथों को चेक करें कि हाथ में कहीं कुछ रखा तो नहीं है। मरीज से बातचीत के लहजे में पता कर ले, वह आत्महत्या के क्लू बता सकता है, समझ गए। देखिए कोई भी व्यक्ति कुछ करता है तो वह इंडिकेशन दे देता है, लेकिन बहुत लोग हल्के में ले लेता है, जाओ जाओ तुम कर लेना, और जब कर लेता है तो पछतावा आता है। तो कुछ ना कुछ क्लू देगा, मरीज भी आपको दे सकता है, तो ये सब चीज़ों को समझ गए बातचीत से। उनकी पहचान करें, जैसे गिल्ट की, अपने आप को बहुत गिल्ट दिखाना, जीवन से हारने संबंधी कथन बोल सकता है। आपको इन सब बातों से समझना पड़ेगा कि मरीज बहुत परेशान है, कुछ भी कर सकता है, तो आपको इन क्लू देगा, इस क्लू को समझना रहेगा और आपको उस पर चौकन्ना होना पड़ेगा, ठीक है। मरीज को सावधानी पूर्वक ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करें। ध्यान रखिए कि वह टेबलेट पूर्णतः निगल रहा है, समझ गए। अब मरीज को ध्यानपूर्वक कोई भी दवाई आप दे, चूँकि आपके सामने मरीज है तो ट्रीटमेंट भी करना है, तो उसको दवाई दे, ध्यान रखिए कि वह टेबलेट पूर्णतः निगल रहा या बाहर फेंक रहा, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर उसे
कुछ करना होगा तो दवाई भी छोड़ सकता है। अवसाद के रोगी को अधिक एकांत में रहने का अवसर ना दे। जो डिप्रेशन वाला मरीज हो तो और ज़्यादा दुख रहता ही है, उसको और ज़्यादा दुखी में ना छोड़े। आत्महत्या के उपचार हेतु साइकोथेरेपी के साथ अन्य मौजूद कोमोर्बिडिटी का भी उपचार करें। आत्महत्या के उपचार अगर हो रहा है मरीज में तो साइकोथेरेपी जो अभी ऊपर पढ़ाए हैं उन साइकोथेरेपी के साथ कोमोर्बिडिटी का भी उपचार करें। समझ गए। मरीज के सपोर्ट पर्सन की पहचान करें और उन्हें आत्महत्या के उपचार व रोकथाम में सहयोग प्राप्त करें। मरीज के कभी अकेला न छोड़े, बाथरूम का दरवाज़ा बंद न करने दें। तो इस प्रकार से मरीज को जो सबसे पसंदीदा हो, जो उसके बातों को समझे, जो उसको सपोर्टिव लगता हो, वैसे पर्सन की पहचान करें और उसके मदद लेकर उसे जो है इसको रोकथाम करने में सहयोग प्राप्त करें। ठीक है। मरीज को कभी भी अकेला ना छोड़े, बाथरूम को लॉक नहीं होने दे। देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, अगर मान के परिवार में किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नहीं बन रहा है बात, तो ऐसा नहीं कि परिवार में सब उसका दुश्मन ही होगा। कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जिसके बातों को वह बहुत ज़्यादा समझेगा, बहुत ज़्यादा उससे दोस्ताना रहेगा, बहुत जो है उसके बातों को समझता होगा। तो ऐसे पर्सन को आप चुने जो उसके बातों को समझ सके, उसका मदद लेकर उसे मदद पहुंचाए और उसका सहयोग करें। ठीक है। मरीज को कभी अकेला मत छोड़े। ठीक है। मरीज के साथ समय बिताएं व उन्हें भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करें। मरीज के साथ समय बिताएं, मरीज के गलत भावनाओं को दूर करें। ठीक है। मरीज को काउंसलिंग सेवाएं प्रदान करें, जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके सिखाएं। सबके जीवन में चुनौतियां आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख नहीं आया हो, और ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जीवन में अगर दुख से हार जाइए, चुनौती से हार जाइए, तो यह सबसे बड़ा जीवन में आने का सबसे बड़ा दुखदायक यही है कि आप मानव जीवन में आकर आप छोटी सी समस्या, एक समस्या को नहीं झेल पाएँ और अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। मतलब आपसे मूर्ख कोई नहीं है। आपको जीवन में आने में धीरकार है, नहीं आना चाहिए मनुष्य जीवन में जब आप छोटे छोटे बातों को नहीं सहन कर पा रहे हैं तो। क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी है भगवान या जो भी आपको दिमाग देकर यहाँ पे भेजे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ज़िंदगी ही चुनौती है। समझना है, दुख सुख अगर कोई आपको सपोर्ट ना करे तो उससे घबरा नहीं जाइए, उससे लड़िए, उसको दिखाइए कि तुम मेरे को सपोर्ट नहीं किए लेकिन मैं वैसा आदमी हूँ कि मैं कुछ कर सकता हूँ। समझ गए। तो कभी भी जीवन में चुनौती से घबराना नहीं चाहिए। छोटी सी 2-4 मिनट की 2-4 बातों से घबरा कर गलत कर लेने से आपका जीवन या किसी का जीवन समाप्त हो सकता है। बट अगर वो 2-4 बातें को अगर संभाल लिया जाए तो पूरी ज़िंदगी तो खाली है ऐश मौज करने का ना। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके। बाकी यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी दे दिया है, आप अपना पढ़ाई कीजिए, समझिए, मैंने अच्छे से समझा दिया। बाकी आपकी मर्जी। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।